हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे स्टारफिश। क्या स्टारफिश पढ़ेंगे? इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश पढ़ना है। इसके बाद फिर आपका ये नॉन इनवर्टिब्रेट खत्म हो जाएगा। फिर अपन लोग पढ़ेंगे वर्टिब्रेट में कॉर्डेट्स पढ़ेंगे। चलिए स्टारफिश क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले फाइलम इकाइनोडर्मेटा है, सब फाइलम इल्यूथीरोजोआ है, क्लास इसका एस्टेरॉयडी है, सब क्लास यूस्टेरॉयडी है, ऑर्डर इसका फोर्सिपुलाटा है, जीनस स्टेरियास है और स्पीसीज रूबेंस है। स्टेरियास रूबेंस जीनस एंड स्पीसीज है ना। तो इसमें कभी कभी क्लास पूछ लिया जाता है किस क्लास में है स्टेरॉयडी। हम हालांकि जब इकाइनोडर्मेटा का पूरा क्लासिफिकेशन बताए थे तो हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दिए थे। चलिए बात करते हैं, ये एक्सक्लूसिवली मैरीन है, ठीक है, पानी में रहने वाला, समुद्र में रहने वाला ही एनिमल है। दूसरी बात, कहाँ पाया जाता है? तो सैंडी या मडी बॉटम में पाया जाता है। समुद्र में जो भी सैंडी वाटर होता है, जहाँ बालुई मिट्टी होती है, वहाँ साथ ही साथ मडी बॉटम में पाया जाता है। और ये हार्मफुल होता है किसके लिए? ये हार्मफुल होता है मड इंडस्ट्री के लिए, नहीं पर्ल इंडस्ट्री। पर्ल इंडस्ट्री के लिए ये हार्मफुल होता है, ठीक है, पर्ल इंडस्ट्री के लिए हार्मफुल होता है। दूसरी बात, मोस्ट ज़्यादातर स्पीसीज जो है वो निगेटिव होती है, किसके लिए? लाइट के प्रति निगेटिव सेंसिटिविटी देती है। लेकिन जो स्टेरियसिस स्टारफिश होती है, ये ऐसी मछली है कि जो कि लाइट के लिए कैसा पॉजिटिव रिस्पांस देती है। लाइट के लिए कैसा रिस्पांस देती है? पॉजिटिव रिस्पांस देती है। आप देख सकते हैं ये आपका फ्रंट व्यू है, जिसको हम लोग एबोरल व्यू बोलते हैं, ऊपर वाला व्यू है ना, अपर वाला व्यू होता है। और वो जो व्यू है वो ओरल व्यू है, जिसको हम लोग नीचे वाला व्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, मार्जिनल स्पाइन पाई जा रही है, मिड इसके सेंटर में, ठीक है, मैड्रीपोराइड पाया जाता है, सेंट्रल डिस्क पाई जाती है, साथ ही साथ टर्मिनल टेंटिकल्स भी पाए जाते हैं और यहाँ पे एनस भी पाया जाता है। दूसरी बात, इधर बात कर लें, अगर ओरल व्यू की बात कर लें, ठीक है, तो इसमें आपको छोटी छोटी धारियों स्ट्रियासन जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, उसको बोलते हैं एम्बोलैक्रल ग्रूव। क्या बोलते हैं? एम्बोलैक्रल ग्रूव, ठीक है। माउथ होता है, ट्यूब फीट होते हैं, ये ट्यूब फीट हैं, और ये जो इनकी दिख रही है ये क्या है? आर्म्स है। तो ये जनरल कैरेक्टर है, अभी हम बता रहे हैं स्टारफिश का, है ना। साथ ही साथ ज़्यादातर जो सी स्टारफिश होते हैं उसमें क्या होता है? उसमें प्यूटामेरस रेडियल सिमेट्री। कई बार हम बता चुके हैं कि स्टारफिश में रेडियल सिमेट्री होती है, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि रेडियल सिमेट्री किसमें होती है? तो रेडियल सिमेट्री स्टारफिश में होती है ना। और ये भी हमने इकाइनोडर्मेटा में ये भी हमने बताया था, इसका जो लार्वा होता है ना, उसमें जो सिमेट्री होती है वो चेंज हो जाती है ना। तो स्टारफिश में कैसी सिमेट्री होती है? रेडियल सिमेट्री होती है स्टारफिश में, है ना। चलो इसके बाद बात करते हैं स्टारफिश में। आपने जान लिया कौन सी सिमेट्री होती है। ज़्यादातर जो सी स्टार होती है उसमें रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। इसमें एक सेंट्रल डिस्क पाई जाती है और 5 रेडियल, ठीक है, क्या पाई जाती हैं? आर्म्स पाई जाती हैं। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। इसी स्ट्रक्चर से लेकर के काफ़ी चीज़ें बतानी है, इसलिए अभी स्ट्रक्चर रफ नहीं कर रहे हैं, है ना, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको पता है इसमें सेंट्रल डिस्क है और 5 रेडियल टेपरिंग आर्म्स हैं। एक सेंट्रल डिस्क होती है, 5 रेडियल टेपरिंग आर्म्स होती है। देखो ये टेपरिंग फॉर्म में है ना, तो 5 रेडियल टेपरिंग आर्म्स होती हैं, ठीक है। अपवर्ड सरफेस को क्या बोलते हैं? एबोरल सरफेस। ये आपकी एबोरल सरफेस दिख रही है। और डाउनवर्ड सरफेस को क्या बोलते हैं? ओरल सरफेस। तो वो आपको जो दिख रही है वो ओरल सरफेस होती है। कलर की बात कर लें तो ब्राउन, येलो, पिंक, ऑरेंज, पर्पल कई कलर की होती है ना। कलर की बात कर लें तो ब्राउन कलर की होती है, येलो कलर की होती है, ऑरेंज कलर की होती है ना, और पिंक कलर की होती है, कई कलर की होती है, ठीक है। ब्राउन, येलो, ऑरेंज और पिंक कलर की होती है। साथ ही साथ साइज की बात कर लें तो इसका साइज होता है 10 से 20
ठीक है, कितना 10 to 20 सेंटीमीटर डायमीटर की होती है, सेंटीमीटर की होती है। अगली बात, साइज की बात जान गए। साइज की बात हम इसके बाद बात करेंगे। कुछ जिनरा होते हैं, है ना, जिसमें 5 से ज्यादा आर्म्स होते हैं। जनरल तौर पे हमने बताया था कि 5 आर्म्स होते हैं, लेकिन कुछ जिनरा होते हैं, कुछ सम जिनरा, ठीक है, कुछ जिनरा होता है जिसमें मोर देन 5 आर्म्स होते हैं, ठीक है, हैव मोर देन 5 आर्म्स। पांच से ज्यादा आर्म्स होते हैं। देखो कौन से हैं वो भाई बताते हैं। पहला है जैसे एस्टेरियासी, है ना, तो एस्टेरियास में 5 आर्म्स होते हैं। कितने? 5 आर्म्स होते हैं, इसमें 5 आर्म होते हैं। पहला जेनरा हो गया। दूसरे जेनरे की बात कर लें, ठीक है, तो सोलोस्टर में 7 से 14 आर्म्स होते हैं। सोलोस्टर एक होती है, उसमें कितने? 7 से 14 आर्म्स होते हैं। तीसरी बात कर लें, अगर तीसरे की बात कर लें, ठीक है, तो हेलियस्टर में मोर देन 40 आर्म्स होते हैं। हेलियस्टर में कितने? मोर देन 40 आर्म्स, इसमें 40 से ज्यादा आर्म्स होते हैं। तो सम जनरा हैव मोर देन 5 आर्म्स। एस्टेरियास में 5 आर्म्स होते हैं, सोलेस्टर में 7 से 14 आर्म्स होते हैं, और हेलिस्टर में मोर देन 40 आर्म्स होते हैं, 40 से ज्यादा आर्म्स होते हैं, है ना। तो ये आपने आर्म्स की बात कर ली। चलो इसके बाद बॉडी की बात कर लेते हैं, क्या क्या होता है भाई इसमें। बॉडी 2 पार्टों में विभक्त होती है। कौन से? एक तो एबोरल और दूसरा ओरल। हमने बताया था जो अपर वाला पार्ट होगा उसको एबोरल बोलेंगे, जो लोअर वाला होगा उसको ओरल बोलेंगे, ठीक है। तो एबोरल में क्या पाया जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज में स्पाइन देखने को मिलेंगे, स्पाइन्स होते हैं, स्पाइन देखने को मिलते हैं। डर्मल ब्रोंकियल्स होती हैं। क्या होती हैं? डर्मल ब्रोंकी होती हैं, ठीक है। क्या होते हैं? डर्मल ब्रोंकियल होते हैं, डर्मल ब्रोंकियल होते हैं। साथ ही साथ और क्या क्या होता है इसमें, है ना। जो डर्मल ब्रोंकियल होते हैं ये काहे के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। इनको कह सकते हो कि ये रिस्पिरेशन और एक्सक्रेशन में सहायता करते हैं, रिस्पिरेशन और एक्सक्रेशन में सहायता करते हैं। ओरल सरफेस में देख लेते हैं क्या क्या पाया जाता है। तो ओरल सरफेस में माउथ पाया जाता है, एम्बुलेक्रल ग्रूव्स पाए जाते हैं। क्या होता है इसमें? माउथ होता है और एम्बुलेक्रल ग्रूव्स होते हैं, ठीक है। एम्बुलेक्रल ग्रूव्स होते हैं। और कितने होते हैं एम्बुलेक्रल ग्रूव्स? तो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। एम्बुलेक्रल स्पाइन भी पाए जाते हैं। एम्बुलेक्रल स्पाइन भी पाए जाते हैं। और बात जानिए और क्या क्या पाया जाता है उस व्यू में, है ना। एम्बुलेक्रल स्पाइन भी पाए जाते हैं, साथ ही साथ ट्यूब फीट पाए जाते हैं। ट्यूब फीट पाए जाते हैं, कहाँ दिख रहा है ये? ट्यूब फीट, ट्यूब फीट पाए जाते हैं। और ये काहे में जिम्मेदार होते हैं? तो ट्यूब फीट काहे के लिए होते हैं? लोकोमोशन के लिए। लोकोमोशन के लिए ट्यूब फीट पाए जाते हैं। काहे के लिए जिम्मेदार होंगे? लोकोमोशन के लिए। चलो इधर भी कुछ चीजें देख लेते हैं। इसमें और क्या पाए जाएंगे? पेडिसिलेरिया पाया जाएगा, है ना, या पेडिसिलेरी, ठीक है। पेडिसिलेरी पाई जाएगी ओरल एबोरल में, जो काहे के लिए जिम्मेदार होगी, है ना। ये पिंसर शेप होती है। ये क्या करती? फूड को पकड़ने के लिए और मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होती है ना। किसके लिए? फूड को पकड़ने के लिए और मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये पिंसर शेप होती है। कैसी? इसमें दिखाया नहीं है, ये पिंसर शेप होती है। और काहे के लिए जिम्मेदार होती है? तो कैचिंग द फूड, हेल्प इन कैचिंग द फूड,
हेल्प इन कैचिंग द फूड, है ना। और काहे के लिए बताए थे, एंड इन मूवमेंट, और किसमें, मूवमेंट में भी सहायता करती है। चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात कर लें, पेडिसिलरी पाई जाती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात कर लें तो एनस भी होता है, ठीक है, और मैड्रीपोराइड भी होता है। इधर ही एनस भी आपको दिखेगा, दिख रहा है, और साथ साथ मैड्रीपोराइड भी दिख रहा है। मैड्रीपोराइड भी आपको इसी में देखने को मिलेगा। चलिए फिर उसके बाद ओरल सरफेस की बात कर ले तो ट्यूब फीट हमने बता दिया था। आइज और सेंसरी टेंटिकल भी पाए जाते हैं, ठीक है, आइज और क्या पाए जाते हैं, सेंसरी टेंटिकल, आइज एंड सेंसरी टेंटिकल भी पाए जाते हैं। काहे के लिए जिम्मेदार होते हैं, फॉर ऑल्फैक्टरी सेंसरी, कौन से, ऑल्फैक्टरी, ठीक है, कौन से होंगे, ऑल्फैक्टरी वाले होंगे। तो इसमें जो टेंटिकल्स पाए जाएंगे वो काहे के लिए जिम्मेदार होंगे, ऑल्फैक्शन के लिए, ठीक है। तो इनका ऑल्फैक्टिन फंक्शन हो जाता है। ऑल्फैक्टिन का फंक्शन कैसा रहता है, ऑल्फैक्टिन फंक्शन रहता है ना। तो ये आपने बॉडी के बारे में जाना। एबोरल और ओरल दो तरह की होती है। एबोरल के हमने पार्ट बता दिया कौन कौन से होते हैं, ओरल के भी हमने पार्ट बता दिया। ठीक है, इसके बाद बॉडी वॉल की बात कर लें। ये आपने जान लिया क्या क्या होता है। बॉडी वॉल की बात कर लें, कैसी होती है बॉडी वॉल, क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट की तरफ चल रहे हैं, है ना। तो बॉडी वॉल में भी चेंजेस आपको दिखेंगे और बॉडी में भी आपको चेंजेस दिखेंगे। क्या क्या चेंजेस होंगे, तो बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ, बॉडी वॉल में क्या क्या होता है ना। बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ, बॉडी वॉल में क्या क्या होगा देखिए। तो बॉडी वॉल की बात कर ले तो बॉडी वॉल में एपिडर्मिस होगी, डर्मिस होगी, मस्कुलर लेयर होगी, पेराइटल पेरिटोनियम भी होगी। याद रखना है क्या होगी, डर्मिस पाई जाएगी, एपिडर्मिस पाई जाएगी, मस्क्यूलर लेयर पाई जाएगी और पेरिटोनियम भी इसमें आपको दिखेगी। कौन सी पेरिटोनियम, पेराइटल पेरिटोनियम, ठीक है, पेराइटल पेरिटोनियम। बॉडी वॉल की बात कर ले तो बॉडी वॉल में क्या क्या होता है, एपिडर्मिस, डर्मिस, मस्कुलर लेयर, पेराइटल पेरिटोनियम, है ना, ये होता है। साथ ही साथ यहीं पे एक और स्ट्रक्चर जान लीजिए, जो ट्यूब फीट हैं उसकी स्ट्रक्चर जान लीजिए। उसमें क्या क्या होता है, एम्पुला होता है, ट्रांसवर्स कैनाल होती हैं, ट्यूब्यूल होता है और सकर होता है। तो चलो एक स्ट्रक्चर उसका भी हम यहीं पे आपको ड्रा करके बता दे रहे हैं। ये देखो, ये तो ये है किसका स्ट्रक्चर है, ट्यूब फीट का है। किसका, ट्यूब फीट का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या क्या पाया जाएगा, तो ये नीचे जो आपको दिख रहा है ये सकर है, ठीक है, ये क्या है, सकर है। उसके बाद ट्यूब्यूल, ये जो दिख रहा है ये ट्यूब्यूल है ना, ये क्या है, ट्यूब्यूल है। ये कैनाल है। इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये कौन सी कैनाल है, तो ट्रांसवर्स कैनाल है, ये ट्रांसवर्स कैनाल है। उसके बाद ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है ये एम्पुला है, ठीक है। इतने स्ट्रक्चर आपको इसमें जानने हैं। ट्यूब फीट में सकर होता है, ट्यूब्यूल होते हैं और ट्रांसवर्स कैनाल पाई जाती है, साथ ही साथ एम्पुला पाया जाता है। ये स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। आपने बॉडी वॉल में जान लिया क्या क्या होता है। उसके बाद हमने अलग से ट्यूब फीट बता दिया। इसके बाद देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब सिस्टम की बात कर लेते हैं, कौन सा सिस्टम कैसा कहाँ है, सिस्टम की बात कर लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, पहला सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर ले तो डाइजेस्टिव सिस्टम ये सेंट्रल डिस्क होती है। कहाँ प्रेजेंट होता है, तो याद रखना है आपको, प्रेजेंट ऑन
सेंट्रल डिस्क, प्रेजेंट ऑन सेंट्रल डिस्क। और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है तो याद रखना, माउथ होता है, ईसोफेगस होता है, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होता है। चलो थोड़ा सा डेवलपमेंट है इसलिए इसको बताएंगे क्या क्या होता है। माउथ हो गया, ईसोफेगस हो गया, माउथ है, ईसोफेगस है, और उसके बाद क्या है, स्टमक है। और स्टमक के यहाँ पे पार्ट भी हो जाते हैं। कौन कौन से पार्ट आपको याद रखना है, कौन कौन से पार्ट होते हैं इसमें, कार्डियक, पाइलोरिक, डाइजेस्टिव ग्लैंड और या पाइलोरिक सीकी। कौन सा होता है, कार्डियक होता है, कार्डियक पार्ट होता है, पाइलोरिक पार्ट होता है, ठीक है, कार्डियक पार्ट होता है, पाइलोरिक पार्ट होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड या पाइलोरिक सीकी होती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड या पाइलोरिक सीकी होती है। क्या होती है, पाइलोरिक सीकी होती है। ये आपका देखने को मिलेगा। स्टमक होता है, उसके बाद क्या होती है, इंटेस्टाइन, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन, इसलिए बता रहे हैं। और वेरी शॉर्ट इंटेस्टाइन होती है। कैसी होती है, वेरी शॉर्ट होती है। इंटेस्टाइन में बहुत शॉर्ट होती है ना, इंटेस्टाइन वेरी शॉर्ट होती है। तो ये आपने क्या समझा, ये आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जाना। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में उसके बाद फिर बताते हैं हर एक ग्लैंड, जितनी भी आर्म्स होती हैं, पांचों आर्म्स हैं, है ना, तो पांचों हर एक आर्म्स में एक ना एक पेयर डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती है। हर एक आर्म में एक पेयर डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, हर एक आर्म में एक पेयर डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती है। और जो एपिथेलियम होती है, ठीक है, वो लाइन होती है पाइलोरिक सीकी से। ठीक है, जो एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ पाइलोरिक सीकी, और इसमें होता क्या है, कंसिस्ट ऑफ, होता क्या है, ठीक है, जो एपिथेलियम होती है वो पाइलोरिक सीकी से लाइन की जाती है। और इसमें होता क्या है तो आपको याद रखना है, कुछ सिक्रेटरी सेल्स होती हैं, इसको ग्लैंडुलर सेल के नाम से जानते हैं। क्या क्या होता है, पहली बात तो सिक्रेटरी सेल होंगी, जिनको किसके नाम से जानेंगे, ग्लैंडुलर सेल के नाम से जानते हैं। सिक्रेटरी सेल होती है जिसको ग्लैंडुलर सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और क्या क्या सिक्रीट करती हैं, एंजाइम सिक्रीट करती है। कौन से एंजाइम क्या सिक्रीट करेंगे, तो सिक्रीट एंजाइम। और कौन कौन से एंजाइम होंगे तो आपको याद रखना है वो एंजाइम। ठीक है, पहला एंजाइम है उसका नाम है प्रोटियोलिटिक, एमाइलोलिटिक और लाइपोलिटिक। ठीक है, कौन सा एंजाइम, प्रोटियोलिटिक, पहला हो गया प्रोटियोलिटिक, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम जो होता है वो प्रोटियोलिटिक होता है ना, कैसा होता है, प्रोटियोलिटिक। और दूसरा जो स्टार्च को डाइजेस्ट करे उसको एमाइलोलिटिक बोलते हैं, एमाइलोलिटिक, है ना, वो किसको डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को। और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम प्रोटियोलिटिक। साथ ही साथ एक और जिसको बोलते हैं कौन सा, लाइपोलिटिक, फैट डाइजेस्ट, लाइपोलाइटिक, ये काहे के लिए जिम्मेदार होता है, फैट। तो सिक्रेटरी सेल या ग्लैंडुलर सेल होती है वो एंजाइम सिक्रेट करती है। कौन से एंजाइम, प्रोटियोलिटिक एंजाइम, एमाइलोलाइटिक एंजाइम और लाइपोलाइटिक एंजाइम, इस तरह के एंजाइम को सिक्रेट करती हैं। प्रोटियोलिटिक जो होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। एमाइलोलिटिक जो होता है वो स्टार्च या एमाइलेज, मतलब स्टार्च ही होता है, उसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। लाइपोलाइटिक या फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम निकालते हैं। इसके बाद और क्या पाई जाती हैं, तो पहला हो गया इसमें सिक्रेटरी सेल पाई जाती हैं। दूसरा इसमें कौन सी सेल पाई जाएंगी, म्यूकस सेल पाई जाती हैं, म्यूकस सेल पाई जाती हैं। और तीसरा जो इसमें पाई जाती है वो कौन सी सेल, स्टोरेज सेल पाई जाती हैं। कौन सी, स्टोरेज सेल, स्टोरेज सेल पाई जाती है। और ये करती क्या है, स्टोर करती है रिजर्व फूड मटेरियल को। ठीक है, क्या स्टोर करती हैं, स्टोरेज सेल क्या करती है, स्टोर
रिजर्व फूड मटेरियल, क्या रिजर्व फूड मटेरियल किसको किसको, प्रोटीन, स्टार्च और फैट को, ठीक है, किसको, प्रोटीन, स्टार्च और फैट को, है ना। साथ ही साथ यहाँ पे एक और पॉइंट जानिए, ये कार्निवोरस होती है, सी स्टार जो होती है वो कैसी होती है, वो कार्निवोरस होती है ना, मांसाहारी होती है। दूसरी बात इसमें एक और चीज जानिए कि जो डाइजेस्टेड मटेरियल होता है, ठीक है, वो पाइलोरिक सीकी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो डाइजेस्टेड मटेरियल एब्जॉर्ब बाय पाइलोरिक सीकी। जो डाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है किसके द्वारा, पाइलोरिक सीकी के द्वारा, है ना, पाइलोरिक सीकी के द्वारा, ठीक है। साथ ही साथ कुछ चीजें और जानिए कि जो ये स्टार फिश होती है, इसकी ज़्यादातर स्पीसीज जो होती है वो यूनिसेक्सुअल होती हैं। ज़्यादातर स्पीसीज कैसी होती हैं, यूनिसेक्सुअल होती है, डायोसियस होती हैं। कुछ स्पीसीज हर्माफ्रोडाइट होती हैं, ठीक है, कुछ स्पीसीज हर्माफ्रोडाइट होती हैं। सुनिए ध्यान से, ज़्यादातर स्पीसीज जो होती है वो डायोसियस होती हैं और कुछ स्पीसीज हर्माफ्रोडाइट होती हैं। जैसे इसमें कोई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाई जाती है, याद रखना है, नो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म फाउंड इन स्टार सी, ठीक है, कोई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाई जाती है, ठीक है। ब्रीडिंग सीजन में ये क्या करती हैं, कलर को चेंज कर लेती हैं, है ना, ब्रीडिंग सीजन में ये कलर को चेंज कर लेती है, आपको ये चीजें याद रखनी है। ब्रीडिंग सीजन में क्या करती हैं, कलर को चेंज कर लेती हैं। तो याद रखना, यूनिसेक्सुअल होती है, डायोसियस होती है, यूनिसेक्सुअल होती है और डायोसियस होती है ना। पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, नो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। कुछ स्पीसीज हर्माफ्रोडाइट होती हैं लेकिन कोई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता है, नो सेक्सुअल, कोई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं होता है। साथ ही साथ कुछ स्पीसीज शो करती हैं लेकिन उनको हमको नहीं देखना है। ज्यादातर कैसे होते हैं, कोई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं होती है, यूनिसेक्सुअल होती है और डायोसियस होती हैं। कुछ स्पीसीज हर्माफ्रोडाइट होती हैं। फ्यू स्पीसीज कैसी होती है, हर्माफ्रोडाइट होती हैं। कुछ स्पीसीज हर्माफ्रोडाइट होती है। तो पहली बात आपने जानी कि ज्यादातर स्पीसीज कैसी हैं, यूनिसेक्सुअल हैं, डायोसियस हैं और कुछ स्पीसीज हर्माफ्रोडाइट हैं। साथ ही साथ कोई कलर डिफरेंशिएशन कब, ये कलर का डिफरेंशिएशन में कब कर सकते हैं, जब ये ब्रीडिंग सीजन होता है इनका। तो ब्रीडिंग सीजन में कलर का डिफरेंस होता है, ओनली कलर डिफरेंस ओनली कलर डिफरेंस, कब कलर का डिफरेंस होगा, अकर्स ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन्स, अकर्स ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। जब ब्रीडिंग सीजन होगा तो इनका कलर डिफरेंट हो जाता है ना। साथ ही साथ जो प्रिमिटिव टाइप की होती हैं, अगर हम बात कर लेते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की, ठीक है, तो कोई कॉपुलेटिव ऑर्गन नहीं पाया जाता है, ठीक है, और एसेसरी ग्लैंड भी इसमें नहीं पाई जाती हैं, है ना। साथ ही साथ रिसेप्टिकल और रिजर्वायर भी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। रिसेप्टिकल और रिजर्वायर होते हैं लेकिन कोई इनका जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है वो नहीं पाया जाता है। प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, नो कॉपुलेटरी ऑर्गन या एसेसरी ग्लैंड्स। कोई कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता है और कोई भी एसेसरी ग्लैंड नहीं होती है। दो स्ट्रक्चर और पाए जाते हैं, एक तो होता है रिसेप्टिकल्स और दूसरा होता है रिजर्वायर्स। ये प्रेजेंट होते हैं,
और काहे के लिए होते हैं? तो ओवा को स्टोर करने के लिए। ओवा को स्टोर करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं? रिसेप्टिकल्स पाए जाते हैं और रिजर्वायर पाए जाते हैं। तो रिसेप्टिकल्स एंड रिजर्वायर्स, receptacles and reservoirs are present for storing, काहे के लिए? for storing ova and काहे के लिए होते हैं? storing ova and sperm। ओवा और स्पर्म को स्टोर करने के लिए रिसेप्टिकल्स पाए जाते हैं और रिजर्वायर्स पाए जाते हैं, है ना। जो गोनट होते हैं वो रिप्रोडक्टिव आर्गन की तरह काम करते हैं, ठीक है। गोनट्स एक्ट एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गोनट जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव आर्गन की तरह काम करते हैं, है ना। गोनैड्स की बात कर ले तो 5 पेयर होते हैं। हर एक आर्म में एक पेयर गोनट्स पाया जाता है। तो गोनट्स कितने होते हैं? 5 पेयर गोनट्स होते हैं। गोनट्स कितने होते हैं? 5 पेयर। 5 पेयर गोनट्स होते हैं और हर एक आर्म में एक पेयर पाया जाता है। ईच एंड एवरी आर्म हैविंग 1 पेयर। each and every arms having 1 pair। हर एक आर्म में एक पेयर पाया जाता है। दूसरी बात, ठीक है, ये फ्रीली होते हैं किसके किसके बीच में? तो पाइलोरिक सीका एंड एम्पुला के बीच। जो ट्यूब फीट होती है वहां पे ये कैसे होते हैं? फ्रीली होते हैं। तो फ्रीली बिटवीन पाइलोरिक सीकी या पाइलोरिक सीका एंड एम्पुला ऑफ ट्यूब फीट, वहां पे कैसे हो जाते हैं? फ्रीली हो जाते हैं। जो मेल गोनट्स होता है या फीमेल गोनट, या मेल गोनट को टेस्टिस बोलते हैं, फीमेल गोनट को ओवरीज बोलते हैं। ये मार्फोलॉजिकल सिमिलर होते हैं, दोनों मार्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, ठीक है, और सेम स्थान ऑक्युपाई करते हैं। ऑक्युपाई सिमिलर स्थान या उसको सिमिलर पोजीशन बोलते हो, ठीक है। फिर से सुन लो, मेल गोनट्स एंड फीमेल गोनट ओवरीज आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर एंड ऑक्युपाई सिमिलर पोजीशन इन बॉडी, ठीक है। बॉडी में सिमिलर पोजीशन को ऑक्युपाई करते हैं, ठीक है। टेस्टिस की अगर बात कर ले तो वो ग्रेइश इन कलर की होती है और ओवरी की बात कर ले तो वो पिंकिश कलर की होती है ना। तो टेस्टिस किस कलर का होता है? ग्रे कलर का होता है। और जो ओवरी होती है वो किस कलर की होती है? पिंक कलर की होती है, ठीक है, वो पिंकिश कलर की होती है। नेक्स्ट पॉइंट, गोनट जो होते हैं वो अपीयर्स होते हैं इलांगेटेड, फेदरी होते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स। कैसे होते हैं? इलांगेटेड होते हैं और फेदरी होते हैं। जो गोनट्स होते हैं वो इलांगेटेड होते हैं, फेदरी होते हैं, या अंगूर के गुच्छों की तरह होते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स, ऐसे पाए जाते हैं, ठीक है। अगर डेवलपमेंट की बात कर लें, ठीक है, तो इनका जो डेवलपमेंट होता है गोनट का वो पीरियोडिकली होता है। डेवलपमेंट पीरियोडिकली होता है एज पर डिग्री ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। जब मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योर होने के बाद क्या होते हैं? आफ्टर मैच्योरेशन दे एक्सटेंड अप टू द टिप ऑफ आर्म्स। मैच्योर होने के बाद ये कहाँ पहुंच जाते हैं? जो इसकी टिप पे पहुंच जाते हैं, टर्मिनल टेंटिकल, मतलब यहाँ टिप पर पहुंच जाते हैं आर्म्स की, है ना। गोनल जो है किससे इनक्लोज होते हैं? तो गोनल जो है चारों तरफ किससे इनक्लोज होते हैं? तो जेनाइटल साइनस पाए जाते हैं, जिसको पेरीहीमल सिस्टम बोलते हैं, उससे इनक्लोज होते हैं, ठीक है। और गोनोडक्ट वहीं से निकलती है, और कहां से निकलती है? तो प्रॉक्सिमल एंड से निकलती है उसी की, ठीक है।
वहीं से गोनोडक्ट निकलती है, उसके प्रॉक्सिमल एंड से निकलती है और वो जाकर के ओपन कहाँ होती है, गोनोपोर में ओपन होती है, जहाँ की रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, कहाँ, गोनोपोर में। और गोनोपोर कहाँ पाई जाती है, एबोरल सरफेस में पाई जाती है। ठीक है, गोनड में क्या क्या होता है, गोनड जो होते हैं वो जर्मिनल एपिथेलियम से लाइन करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो गोनड आर लाइंड बाई जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, गोनड किससे लाइन करती है, जर्मिनल एपिथेलियम से। इसमें होता क्या क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम में जर्म सेल होती हैं, गोनड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, दो चीज होती हैं, एक तो जर्म सेल पाई जाएंगी, ठीक है, दूसरा क्या पाया जाएगा, गोनड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पाए जाएंगे, गोनड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पाए जाएंगे। और ये करेंगे क्या, जो गोनड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पाए जाते हैं, ठीक है, ये काहे के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैच्योरेशन ऑफ गैमीट, गैमीट के मैच्योरेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, अगर प्रोड्यूस हो जाते हैं या मैच्योर गैमीट जो बन जाते हैं, उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है सी वाटर में, वो चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो, है ना। ये गैमीट कहाँ प्रोड्यूस कर दिया जाता है, सी वाटर में गैमीट को प्रोड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, और वो करते क्या है, अगर हम नर्वस सिस्टम की बात कर लें तो इसमें न्यूरो हार्मोनल सिक्रीशन होता है रेडियल नर्व का, न्यूरो हार्मोनल सिक्रीशन होता है रेडियल नर्व का। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की बात कर लें तो इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, सी वाटर में क्या होते हैं, दोनों के गैमीट छोड़ दिए जाते हैं, वो आपस में मिल करके क्या कर लेते हैं, फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं ब्रीडिंग सीजन में। और इनका अगर ब्रीडिंग सीजन की बात कर लें तो स्प्रिंग जो सीजन होता है वो स्टारफिश का ब्रीडिंग सीजन होता है। ठीक है, कुछ खास चीजें और इसमें होती हैं, इसमें कुछ खास चीजें और होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें होती है जिसका नाम है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। एस्टरेज में क्या पाया जाता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसी में वाटर वैस्कुलर सिस्टम भी पढ़ना है। ये पेक्यूलियर सिस्टम होता है, सिर्फ और सिर्फ इकाइनोडर्म्स में पाया जाता है, यही एक क्वेश्चन हो गया। पेक्यूलियर सिस्टम होता है और किसमें पाया जाता है, ओनली फाउंड ओनली इन इकाइनोडर्मेटा। इसमें इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इकाइनोडर्माटा में ही पाया जाता है। दूसरी बात, ठीक है, डिराइव किससे होता है, ये सीलोम से डिराइव होता है, जो कि सर्कुलेट मतलब जो सी वाटर होता है उसके सर्कुलेशन से बनता है। मतलब कह सकते हो इसको कि डिराइव फ्रॉम द सीलोम इन विच सी वाटर इज मेड इट टू सर्कुलेट, है ना। तो डिराइव किससे होता है आप इतना जानिए, डिराइव फ्रॉम सीलोम, डिराइव फ्रॉम सीलोम, सीलोम से डिराइव होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसको कहते क्या है, दूसरा तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, यही पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो कॉल्ड एम्बुलेक्रल सिस्टम। ऑल्सो कॉल्ड एम्बुलेक्रल सिस्टम, इसको एम्बुलेक्रल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अगला, यूजफुल काहे के लिए होता है, तो लोकोमोशन, फीडिंग और एक्सप्रेशन के लिए होता है। तो यूजफुल फॉर काहे के लिए, लोकोमोशन, यूजफुल फॉर लोकोमोशन, रिस्पिरेशन, लोकोमोशन, रिस्पिरेशन एंड लोकोमोशन, रिस्पिरेशन एंड फीडिंग के लिए जिम्मेदार होता है, एंड
फीडिंग। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, ये इसको डायग्नोस्टिक फीचर की तरह एक्ट करते हैं इकाइनोडर्मेटा में, है ना। तो कंसीडर एज वन ऑफ द डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसे फाइलम का नाम बताओ जो कि जिसको कंसीडर करते हैं डायग्नोस्टिक फीचर की तरह यूज, मतलब वाटर वेस्कुलर सिस्टम जिसका डायग्नोस्टिक फीचर की तरह काम करता है, उस फाइलम का नाम बताओ। तो वो कौन सा फाइलम है? इकाइनोडर्मेटा है, ठीक है। ये जो कैनाल होती है, इसमें कैनाल पाई जाती है छोटी छोटी, है ना। और जो कैनाल होती है वो काहे से भरी होती है? वाटर से या अमीबॉइड कार्पेसल से भरी होती है। इसमें जैसे होता है इसी तरह का बिल्कुल सिस्टम होता है ना। ऐसे कैनाल होती हैं, ठीक, छोटी छोटी कैनाल इसमें लगी होती हैं इस तरह। और ये काहे से भरी होती हैं? तो ये पानी से भरी होती हैं, मतलब पानी से भरी होंगी या तो फिर और किससे? अमीबॉइड कार्पेसल से भरी होंगी। तो ये जो किससे भरी होंगी? पानी से या फिर अमीबॉइड कार्पेसल से भरी होंगी, ऐसे होती हैं। ये पानी से या अमीबॉइड कार्पेसल से भरी होती हैं, ठीक है। और ये इंटरनली सिलिएटेड एपिथेलियम से लाइन करती हैं। इंटरनली इनके अंदर कौन सी एपिथेलियम होती है? सिलिएटेड एपिथेलियम होती है। और इसमें मैस्कुलर वॉल पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? मैस्कुलर वॉल पाई जाती हैं। अब देख लीजिए, कुछ आर्गन की बात कर लेते हैं जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम में पाए जाते हैं। देखते हैं कौन कौन से आर्गन पाए जाते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम में, उन आर्गन की बात कर लेते हैं। तो आर्गन्स ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, आर्गन्स ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, कौन कौन से आर्गन पाए जाएंगे? पहला जो आर्गन होगा उस आर्गन का नाम है मेड्रीपोराइट। पहला है मेड्रीपोराइट। दूसरा इसका जो आर्गन है वो है एम्पुला। तीसरा जो इसका आर्गन है वो है स्टोन कैनाल या स्टोन सेल। इसको स्टोन सेल के नाम से जानते हैं, या स्टोन कैनाल या मेड्रीपोराइट कैनाल, या इसको मेड्रीपोराइट कैनाल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मेड्रीपोराइट कैनाल के नाम से भी जानते हैं। फोर्थ वन जो इसमें होगा, रिंग कैनाल होती है, इसको रिंग एम्बुलेक्रल वेसल बोलते हैं, रिंग कैनाल या रिंग, ठीक है, रिंग। और कौन सा? एम्बुलेक्रल सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये 4 नंबर हो गया। 5 नंबर में क्या पाया जाता है? 5 नंबर में क्या पाया जाता है? तो इसमें टाइडिमैंस बॉडीज पाई जाती हैं। टाइडिमैंस बॉडीज या रेसिमोस ग्लैंड, टाइडिमैंस बॉडीज या रेसिमोस ग्लैंड पाई जाती हैं। पूछा जाता है रेसिमोस ग्लैंड किसमें पाई जाती है, तो आपको बताना होगा रेसिमोस ग्लैंड किसमें पाई जाती है। तो वो स्टारफिश में पाई जाती है। रेडियल कैनाल पाया जाता है, लेटरल कैनाल पाया जाता है। रेडियल कैनाल भी पाया जाता है और लेटरल कैनाल भी पाया जाता है, ठीक है। तो इतने स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। साथ ही साथ ट्यूब फीट भी इसी में होती है ना। क्या मिलती है? ट्यूब फीट। इतने स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम में। मेड्रीपोराइट पाया जाता है, एम्पुला पाया जाता है, स्टोन कैनाल पाई जाती है, मेड्रीपोराइट कैनाल, रिंग कैनाल, रिंग एम्बुलेक्रल सिस्टम, ठीक है। और टाइडिमैंस बॉडीज या रेसिमोस ग्लैंड, रेडियल कैनाल, लेटरल कैनाल, ट्यूब फीट, इतना चीज पाया जाता है, ठीक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम में। ये आपको याद रखनी है क्या क्या चीज पाई जाती है ना। कुछ फिजियोलॉजी की बात कर ले, वाटर वेस्कुलर सिस्टम की चीजें कुछ आप जान लीजिए, है ना।
क्वेश्चन पूछा गया जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है, या एम्बुलेक्रल जो सिस्टम होता है, इसमें जो मस्कुलर वाल होती हैं वो किस इपिथेलियम से लाइन होती है। पहला क्वेश्चन, जो एम्बुलेक्रल सिस्टम है इसमें जो मस्कुलर वाल होती हैं वो किस इपिथेलियम से लाइन होती हैं, ठीक है, तो वो इपिथेलियम का नाम है सिलिएटेड इपिथेलियम। कौन सी इपिथेलियम? सिलिएटेड इपिथेलियम, ठीक है। नेक्स्ट है ट्यूब फीट में क्या क्या होता है। अगला है जो ट्यूब फीट होती है उसमें ट्यूब फीट जो है वेल डेवलप्ड मस्कुलर लेयर होती है। कैसी? वेल डेवलप्ड मस्कुलर लेयर होती है। जो पूरा सिस्टम होता है वो किससे भरा होता है? तो वाटर से भरा होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम पूरा किससे भरा होता है? वाटर से भरा होता है। और ये किसकी तरह काम करता है? तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरह काम करता है। किसकी तरह? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरह काम करता है। और वो किसके साथ? एडिक्वेट स्पेशलाइजेशन ऑफ द मसल एंड नर्वस सिस्टम के साथ स्पेशलाइज होता है। साथ ही साथ वाटर इंटर करता है पोर के थ्रू, है ना। कहाँ जाता है? मिड्रीपोराइट में जाता है और पूरे में सर्कुलेट करता रहता है। और सर्कुलेशन के लिए जिम्मेदार कौन होता है? सीलिया जिम्मेदार होती हैं, वो सर्कुलेट कराती रहती हैं, ठीक है। एम्पुला जो अभी हम बताए थे, ट्यूब फीट में जो एम्पुला वाला पार्ट होता है वो किससे बना होता है? तो याद रखना है वो सर्कुलर मसल फाइबर से बना होता है ना। किससे बना होता है? सर्कुलर मसल फाइबर से बना होता है। इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा इस सिस्टम के हम जो है फंक्शन देख लेते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम के फंक्शन क्या क्या हैं, और स्टार फिश यही खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करने कॉर्डेटा पढ़ाएंगे। फंक्शन, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के क्या पढ़ना है? फंक्शन। फंक्शन में पहला फंक्शन है इसका जो वो है लोकोमोशन। पहला क्या है? लोकोमोशन। पहला फंक्शन लोकोमोशन। दूसरा जो इसका फंक्शन है वो एडहेरेंस। क्या है? एडहेरेंस है, जिसको अटैचमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये अटैचमेंट होता है और किससे जुड़ा होता है? तो सबस्ट्रेटम से। तो टू द सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम से जुड़ा होता है। तीसरा जो इसका फंक्शन है वो है कैप्चरिंग एंड हैंडलिंग ऑफ फूड। कैप्चरिंग क्या होता है? कैप्चरिंग एंड हैंडलिंग ऑफ फूड। कैप्चर कर लिया जाता है और हैंडलिंग भी की जाती है फूड की। रिस्पिरेशन, और इसका क्या फंक्शन है? रिस्पिरेशन। और इसका लास्ट फंक्शन क्या है? वो है आपका टैक्टाइल ऑर्गन्स पाए जाते हैं इसमें। टैक्टाइल ऑर्गन, जो टैक्टाइल ऑर्गन होते हैं वो काहे के लिए रिस्पांस होते हैं? रिस्पांस टू टच के लिए। रिस्पांस टू टच, है ना, टच के लिए रिस्पांस होते हैं। नेक्स्ट इसी में, है ना, ये कुछ स्पीसीज की बात करते हैं। इन सम स्पीसीज, कुछ स्पीसीज में। तो इसके फंक्शन क्या हो गया? लोकोमोशन, एडहेरेंस टू द सबस्ट्रेटम या अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम, ठीक है, कैप्चरिंग एंड हैंडलिंग ऑफ फूड, रिस्पिरेशन, साथ ही साथ टैक्टाइल ऑर्गन भी इसमें पाए जाते हैं, है ना। तो ये आपका स्टार फिश यहीं पे खत्म होता है। इकाइनोडर्मेटा यहीं पे पूरा समाप्त होता है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इकाइनोडर्मेटा में स्टार फिश ही थी, है ना। और इसके बाद हम आपको ये इनवर्टिब्रेट खत्म हो गया या नॉन कॉर्डेट खत्म हो गया। अब हम इसके बाद पढ़ाएंगे कॉर्डेट एंड वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो बने रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।